युवा द पार, युवाओं के जोश से लबरेज हमारे इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार राजेश। आज हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं एक मल्टी फेसिडेड पर्सनैलिटी, यानी एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी युवा शख्सियत से। तो आइए मिलिए हास्य कवि, शायर, लेखक और गीतकार और साथ ही साथ राजनीति में भी थोड़ी बहुत पैठ रखने वाले डॉक्टर सुनील जोगी से। जिंदगी में संघर्ष कम नहीं, पर बढ़ते कदमों को भला कौन रोक सकता है। सुनील जोगी ने जिंदगी को हर कदम पर हंसकर गले लगाया और वो खुद आज लोगों को हंसाने का सबब बन गए हैं। हंसी हंसी में गंभीर बातों को भी लोगों तक पहुंचाने में माहिर हैं सुनील जोगी। विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित किए जा चुके डॉक्टर सुनील जोगी जीवन के विशाल समुद्र में हर पल अपनी कविताओं से हंसी की लहर पैदा करते रहते हैं। तो आपको हास्य रस से सराबोर करने के लिए, साहित्य के सागर में गोते लगवाने के लिए और अपनी शेर व शायरी से आपको मुखातिब करने के लिए आइए बुलाते हैं डॉक्टर सुनील जोगी को। जोगी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है युवा द पार हमारे इस कार्यक्रम के मंच पर। प्लीज टेक योर सीट, अपना स्थान ग्रहण करें। आपको शायर बुलाऊं, हास्य कवि बुलाऊं, लेखक कहूं या गीतकार कहूं, लेकिन जो एक आपकी मशहूर पंक्तियां हैं उन पंक्तियों को जरा दोहराने की कहूंगा, जो मुझे याद आ रही है कि ये मुश्किल नहीं है अपना मेल प्रिय, ये प्यार नहीं है खेल प्रिय, है ना। तो जरा उसकी कुछ पंक्तियां हो जाएं कि आपकी छाप पड़े, फिर बातचीत करते हैं। लोग सुझाव देते हैं कि आदमी को प्रेम करना चाहिए, मोहब्बत करनी चाहिए, और ऐसे ऐसे लोग सुझाव देते हैं जिनकी खुद की शादी भी नहीं हुई होती है। ऐसे सुझाव देने वालों के लिए मैंने 4 पंक्तियां उससे पहले मैं आपको सुनाता हूं, जो काफी लोगों ने पसंद की। कि अंधे हमें शहर का रास्ता बता रहे हैं, लंगड़े हैं जो वो हमको चलना सिखा रहे हैं। और एक पंक्ति में हास्य कि वो हमको मोहब्बत की पोथी पढ़ा रहे हैं, जो अपनी प्रेमिका से राखी बंधा रहे हैं, जो अपनी। क्या तो बात, प्रेम में मुश्किल क्या होती है, उसका एक गीत है, संबोधन और अंतर है। कि मुश्किल है अपना मेल प्रिय, ये प्यार नहीं है खेल प्रिय। तुम में फर्स्ट डिवीजन हो, मैं हुआ मैट्रिक फेल प्रिय। मुश्किल है अपना मेल प्रिय। अंतर क्या है जी? कि तुम फौजी अफसर की बेटी, मैं तो किसान का बेटा हूँ। क्या बात। तुम रबड़ी खीर मलाई हो, मैं तो सत्तू सपरेटा हूँ। तुम एसी घर में रहती हो, मैं पेड़ के नीचे लेटा हूँ। तुम नई मारुति लगती हो, मैं स्कूटर लम्बरेटा हूँ। इस तरह अगर हम छुप छुप कर आपस में प्यार बढ़ाएंगे, तो एक रोज तेरे डैडी अमरीश पुरी बन जाएंगे। सब हड्डी पसली तोड़ मुझे भिजवा देंगे, वो जेल प्रिय। मुश्किल है अपना मेल प्रिय, ये प्यार नहीं है। लंबा गीत। अद्भुत अद्भुत। मतलब कहाँ एसी और कहाँ पेड़ के छांव में वक्त गुजारना पड़ता है। आपके जीवन की भी जो एक प्रेरणादायक यात्रा, मैं उसे कहूं तो एक गांव में कहीं या शहर के माहौल से दूर जन्म, फिर शहर में आकर अपनी पहचान बनाना, बीच में शिक्षा के जरिए डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त करना, जरा शुरुआती जीवन पर रोशनी डालें। राजेश भाई, मेरा जन्म कानपुर के पास एक गांव में हुआ, छोटे गांव में, और आज़ादी के 60-61 साल बाद भी हमारे गांव में अभी बिजली नहीं पहुंची है। मैं इस प्रगति का क्या करूं कि देश कहाँ जा रहा है। वहाँ जन्म लेने के बाद मैं हाई स्कूल तक वहीं पास के किसी विद्यालय में था। लगभग 3-4-5 किलोमीटर पैदल जाके पढ़ना पड़ता था। रोज पैदल जाते थे 3-4-5 किलोमीटर और आते थे? बिल्कुल, गांव में था ही नहीं हाई स्कूल। जी। उसके बाद मेरे पिताजी शिक्षा विभाग में ही वहाँ अध्यापक थे लखनऊ में, अभी वो सेवानिवृत्त हो गए हैं। वहाँ मैं 12वीं के लिए, 12th के लिए वहाँ गया। फिर वहीं से मैंने लखनऊ विश्वविद्यालय से स्नातक किया, ग्रेजुएशन किया, और साथ साथ में मैंने संगीत सीखा। भातखंडे संगीत महाविद्यालय है। संगीत भी? हाँ, मैं सरोद बजाता था। क्या बात है। एक और प्रतिभा के बारे में जानकारी मैंने सरोद सीखा वहाँ 3-4 साल। और ग्रेजुएशन करने के बाद फिर मुझे लगा कि संगीत और किसी फील्ड के लिए लखनऊ उतना बड़ा स्थान नहीं है,
वहां से चल के दिल्ली आ अच्छा, गया मतलब बिना बताए। जी जी जी। घर में अगर बताता तो शायद वो लोग आने इजाजत नहीं देते, घर के लोग। वो चाहते थे कि भाई ग्रेजुएशन हो गई, बीए कर लिया, आप शादी करो और गांव में रहो। आजकल माँ बाप सिखलाते हैं जी। कि कोई एक चीज लो, उसी पर अपना बिल्कुल जोर शोर से भिड़ जाओ। क्या कोई इंसान इतने ज्यादा चीजें एक साथ कर सकता है? मुझे लगता है कि अगर आपके भीतर कुछ है तो आप कर सकते हैं। प्रतिभाएं सिखाने से नहीं, प्रतिभा तो असली प्रतिभा तो वो है कि वो तमाम बाधाएं पार करती हुई और तब अपनी मंजिल पे पहुंच। मेरे पिताजी बिल्कुल टिपिकल कि बस पढ़ाई में लगे रहो या ये छोड़ो तो खेती बाड़ी करो, बीच का कोई रास्ता था ही नहीं। या तो खेती बाड़ी या पढ़ाई। उन्हें लगा कि आपने अपने लिए एक नई राह बनाई। तो फिर मैंने अपनी राह बनाई और घर वालों को बिना बताए यहाँ आ गया। और मैं आया था सरोद सीखने। क्या बात। उस्ताद अमजद अली खान साहब से हमारा थोड़ा संपर्क था, वो प्रेम करते थे, जानते थे, तो उन्होंने कहा यहाँ आ जाओ। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा रोकना चाहूंगा। फिर से बातचीत हमारे एक रोचक मोड़ पर पहुंच चुकी है, क्योंकि अब तक आपने देखा किस तरीके से एक पिछड़े हुए गांव का बालक ग्रेजुएशन करने पहुंचा लखनऊ, लेकिन लखनऊ से परिवार को बिना बताए भाग खड़ा हुआ दिल्ली के लिए, क्योंकि वो बनना चाहता था एक सरोद वादक। लेकिन ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि वो सरोद वादक बना या नहीं, ये तो हम इनसे जानेंगे ही, लेकिन साथ साथ ये गीतकार, लेखक, शायर और हास्य कवि जरूर बन गए डॉक्टर सुनील जोगी। कैसे, आपको बताएंगे इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है अपने पसंदीदा कार्यक्रम में, जिसका नाम है युवा द पार। और एक ऐसे ही पावरफुल युवा हमारे साथ बने हुए हैं जो कि हैं हास्य कवि, शायर, लेखक, गीतकार। दिल्ली तो पहुंच गए, कानपुर से लखनऊ पहुंचे, ग्रेजुएशन किया, सरोद सीखने के लिए आए आप दिल्ली। बिल्कुल। संघर्ष के दिनों को जरा बताएं कि कैसे संघर्ष कर आप कामयाबी तक। मैं जब राजेश जी दिल्ली आया तो मेरे पास कुल 170 रुपए थे, जिसमें 90 रुपए किराया लग गया था वो जनरल क्लास की ट्रेन में। और वो 170 भी चूंकि अपनी मन से आया था तो अपनी साइकिल बेच के आया था। पिताजी से मांगने से तो पैसा मिलता नहीं। मतलब आपसे बातचीत नहीं हो रही है, बल्कि किसी उपन्यास के पन्ने को हम पलट रहे हैं, जबकि हीरो पहुंच चुका है जेब में महज 100 रुपए से भी कम लेकर के दिल्ली रेलवे स्टेशन। अब आगे क्या होता है जोगी जी? हमारे एक डॉक्टर राम प्रसाद मिश्र थे, साहित्यकार बड़े। उन्होंने कभी कहा था वहाँ किसी मुलाकात में कि कभी दिल्ली आना तो मेरे घर आपका स्वागत है। 91 की बात है ये। मैं वो सामान लेके उनके घर सीधे पहुँच गया। 10-15 दिन रहे। फिर उस्ताद जी उन दिनों कहीं विदेश यात्रा पर थे तो उनसे भेंट भी नहीं हुई। उस्ताद अमजद अली खान जिनसे आप सरोद सीखने के लिए आए? सीखने के लिए आए थे कि चलो सीखेंगे। फिर उस्ताद जी के यहाँ सरोद प्रारंभ किया तो जाके 4-4, 5-5 घंटे सरोद बजाता रहता था उनके घर पे, और उसके बाद वापस आ जाता था। लेकिन संघर्ष तो वापस कहाँ आते थे? कोई रहने के लिए जगह थी, खाने के लिए? रहने के लिए शुरू में मैं 1-1.5 महीने डॉक्टर राम प्रसाद मिश्र जी के यहाँ रहा। फिर उसके बाद मुझे वहाँ लगा कि किसी पे बोझ नहीं बनना चाहिए, तो फिर मैं मंदिर में रहा। मालवीय नगर आर्य समाज मंदिर, ग्रेटर कैलाश आर्य समाज, साकेत आर्य समाज, बसंत कुंज आर्य समाज, 1.5 साल लगभग मैं मंदिरों में रहा हूँ। कहीं 15 दिन, कभी 10 दिन, एक बैग होता था। और ट्यूशन पढ़ानी प्रारंभ की। मैं 200 रुपये महीने की ट्यूशन प्रारंभ करके, और उस समय मैंने एडमिशन लिया। मैंने सोचा कि केवल संगीत के साथ साथ क्यों ना एमए कर लिया जाए, हिंदी में एमए। हाँ, तो दिल्ली में मैं जामिया मिलिया इस्लामिया से मैंने हिंदी में एमए में मैंने एडमिशन लिया। और उसके बाद शाम को ट्यूशन पढ़ाता था और पैसे नहीं होते थे तो मैं मतलब दिन में एक टाइम दलिया खा के काम चलाता था और दिन में कहीं चाय वाय पी ली या फल खा लिए। लगभग 1.5 साल तक मैं एक टाइम खाना खाता था। तो सचमुच ही खाने के नाम पर भी दलिया। और फिल्मी कहानी इस तरीके से, मतलब फिल्मों में आपने अक्सर देखा होगा कि हीरो अचानक पहुंच जाता है एक बड़े शहर में, उसके पास पैसे नहीं होते, लेकिन ये हीरो नहीं, सचमुच के आज के एक युवा शख्सियत है जो हीरो है हमारे हमारी सुनील जोगी। 2 साल की जिंदगी थी। एमए जब मैं वहाँ प्रथम आया तब हमारे कुछ चिंतकों को लगा कि नहीं ये बालक तेज है पढ़ाई लिखाई में। अच्छा, जामिया में एमए में टॉप किया आपने? हाँ, मैं जामिया में जब टॉप आने के बाद लोगों का ध्यान मेरी तरफ गया। तब जो हमारे कवि हैं गोविंद व्यास जी या अशोक चक्रधर जी, इन लोगों ने थोड़ा सोचा कि भाई ये ठीक है, इसे थोड़ा आगे बढ़ाना चाहिए या मौका देना चाहिए। तो सरोद कब पीछे छूट गया और ये
हास्य कविता, शायरी और साहित्य में आपका लगाव कब बढ़ गया? देखिए, सरोद की जो हमारी प्रारंभिक शिक्षा थी, उससे मुझे आभास नहीं था कि मुश्किलें और तपस्या संगीत में, शास्त्रीय संगीत में ज़्यादा होती है। तो मुझे लगा कि जो समय सरोद का था वो कॉलेज में जाने लगा, विश्वविद्यालय में लगने लगा, और शाम मेरी जो रियाज का समय था वो ट्यूशन पढ़ाने में और अपनी रोजी रोटी के जुगाड़ में लगने लगा। धीरे धीरे सरोज की जगह ले ली इन सब चीज़ों ने। उसमें उलझने के बाद फिर मेरी रुचि कविता में थी। जब मैं कविताएं ठीक ठाक लिखता था तो कुछ हमारे कवि मित्रों ने, अग्रज लोगों ने मौका देना प्रारंभ किया। मुझे कविता से पहली पेमेंट जैसे 500 रुपए की मिली तो मुझे लगा कि इसको और निखारा जाए तो शायद दाल रोटी चल जाएगी। क्या बात है, इतने संघर्ष के बाद आज आप एक इतने प्रतिष्ठित कवि हैं कि आप हमारे मेहमान हैं। बातचीत जारी रखने से पहले फिर एक लालच आ रहा है, अगर आप इजाजत दें। जी जी। तो अपनी पसंदीदा कुछ पंक्तियां जो आपने कहा शुरुआती दिनों में जिसने आपको पहचान दी, वो जरा कुछ दर्शकों के सामने रखिए। वो मेरा पहला एक गीत था जो मैंने लाल किले से पढ़ा था, लाल किले के कवि सम्मेलन से, और टेलीविजन चैनल्स पे भी आया। उसने मुझे पहचान दी। जो मेरी पहली कविता थी, आज से लगभग 15-20 साल पहले की लिखी हुई कविता है। जबकि आप महज 20-25 साल के रहे होंगे। हाँ। 20 साल के। पहले श्रोता या प्रशंसक मान लें वो पंडित जसराज जी थे। उन्होंने इस कविता को कम से कम 200 बार सुना होगा, और आज भी जब मिलते हैं तो कहते हैं वो वाली पहले सुना दो, बाद में कुछ और सुनाओ। कविता और शास्त्रीय संगीत का अच्छे मिलन। संबंध है जी प्लीज कृपया बताएं। सब कुछ डावाडोल मिलेगा आने वाली पीढ़ी को, ढोल के भीतर पोल मिलेगा आने वाली पीढ़ी को, दाने गिनकर दाल मिलेगी, गेहूं की बस छाल मिलेगी, पानी के इंजेक्शन होंगे, घोषित रोज इलेक्शन होंगे, हलवाई हैरान मिलेंगे, बिन चीनी मिष्ठान मिलेंगे, जलने वाला खेल मिलेगा, बस मिट्टी का तेल मिलेगा, शीशी में पेट्रोल मिलेगा आने वाली पीढ़ी को, ढोल के भीतर पोल मिलेगा आने वाली पीढ़ी को, रोते हुए बाजार मिलेंगे, हंसते हुए सियार मिलेंगे, धंधे केवल काले होंगे, जमकर के घोटाले होंगे, ऊसर होंगे, बंजर होंगे, सूखे हुए समंदर होंगे, पेड़ न होंगे, हवा न होगी, अस्पताल में दवा न होगी, कटा फटा भूगोल मिलेगा आने वाली पीढ़ी को, ढोल के भीतर पोल मिलेगा आने वाली। ये कविता लंबी कविता है, 8-10 बंद हैं। लोगों ने जब ये सुनी तो उन्हें लगा कि कोई युवा चमक के आया है जिसे समाज की और दम है। हाँ। इस युवा में जिसका नाम है डॉक्टर सुनील जोगी। कड़वी सच्चाई भी है लेकिन इसके अंदर हास्य भी है, कहीं ना कहीं कटाक्ष भी है, दर्द भी है, लेकिन यहां पर एक छोटा सा ब्रेक भी है, क्योंकि इस वक्त हास्य कवि तो पैदा हो गया है, लेकिन इस हास्य कवि ने देश और दुनिया में 3000 से ज्यादा कवि सम्मेलनों में शिरकत की है। ये एक लेखक है जिसने करीब 70 पुस्तकें लिख दी हैं, किताबें लिखी हैं, जो कि स्कूल कॉलेजों में पढ़ाई जा रही हैं। इस मल्टीफेसिडेड शख्सियत जिनका नाम है डॉक्टर सुनील जोगी, इनसे मुलाकात जारी रहेगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है आप ही के शो में जिसका नाम है यू आर द पार, और आप ही के जीवन को प्रेरणा से सराबोर करने वाले एक मशहूर शख्सियत डॉक्टर सुनील जोगी हमारे साथ बने हुए हैं। ब्रेक से पहले आपने बताया किस तरीके से एक कविता ने आपको दिलाई पहचान लाल किला के उस कवि सम्मेलन में। अब जल्दी से हम जानना चाहेंगे कि जो भटकाव की जिंदगी थी, संघर्ष की जिंदगी थी, वो कैसे आ गई गाड़ी पटरी लाइन पर। जब तक मैं एमए कर रहा था, एमए में प्रथम आने के बाद लोगों की नज़रें मुझ पर गईं, कविता हिट हुई तो देश भर के संयोजकों और कवियों की नज़रें गईं, और उसके बाद मैंने फटाफट पीएचडी में एडमिशन लिया और 4-5 साल कभी मंचों पे धूम रही तो मेरे ट्यूशन छूटते चले गए और जो मेरी रोजी पैसा थोड़ा सा आने लग गया। और उसके बाद मैं दिल्ली सरकार की हिंदी एकेडमी में ज्वाइंट सेक्रेटरी हो गया, सहायक सचिव। 2-3 साल मैं वहाँ था और नौकरी भी हो गई तो वहाँ से कुछ पैसे आने लग गए और कविता से भी पैसे आने लग गए, तो मुझे थोड़ा सम्मानजनक स्थिति में रहने को मिला। राजनेताओं से भी फिर ताल्लुकात कैसे बढ़े आपके? मैं हिंदी एकेडमी के बाद फिर कुछ राजनेताओं के साथ हिंदी और उनके भाषण और कुछ राजनीतिक विचार विमर्श के लिए उठना बैठना रहता था। फिर कवि सम्मेलन की बहुत यात्राएं प्रारंभ हुई। मैं
अमेरिका, अभी 2 महीने अमेरिका कनाडा होके आया, दुबई, मस्कट, सूरीनाम, लंदन, सब बहुत सारे देशों में एक यात्राओं की धूम मच गई। लेकिन आपकी विदेश यात्राओं को रोकते हुए मुझे बहुत अफसोस हो रहा है, लेकिन कवि बन गए, पीएचडी कर ली, लेकिन राजनीति से ताल्लुक होने के बाद कुछ गहराई वाली राजनीतिक व्यंग के लिए भी आप मशहूर हैं। मैं जरूर राजनीति के बीच रहता हूं तो राजनीति पर कुछ न कुछ हंसाता रहता हूं। तो कुछ शब्द। अभी उत्तर प्रदेश में बहन जी की सरकार है जी, बहन जी मतलब बहन जी मायावती। बिल्कुल। तो जब पहले उनकी सरकार बनी थी तो अटल जी ने उन्हें अपना समर्थन दिया था, आपको याद होगा। जी बिल्कुल। गठबंधन की बीजेपी से, बीजेपी की इसकी मदद से वो एक से अधिक बार मुख्यमंत्री बन चुकी हैं। तो उस गठबंधन पर, उस सहयोग पर मैंने 4 पंक्तियां लिखी जो मेरी भी पसंद की हैं और जनता भी पसंद करती है। कि मैंने कहा अटल जी आपने ये सोचा कैसे, कमल पे हाथी की सवारी होनी चाहिए। मनुवादियों ने बड़ी देर में विचार किया, मनुवादी कहती थी जी जी, कि मनुवादियों ने बड़ी देर में विचार किया, भाजपा और बसपा में यारी होनी चाहिए। अटल जी बोले ये तो देश की परंपरा है, नर के मुकाबले में नारी होनी चाहिए। देश की कमान को कुंवारा है संभाले रहा, उत्तर प्रदेश में कुंवारी होनी चाहिए। क्या खूब है, बहुत खूब, बहुत खूब। और इसी तरह जब मनमोहन सिंह जी की सरकार बनी तो मैंने टिप्पणी की कि संसद में बागी मंत्रियों पर हंगामा हो रहा है। कई बार मुझे ऐसा लगता था कि बागी मंत्रियों पर वो उतने गंभीरता से नहीं सोच रहे हैं जितना ध्यान उनका मैडम की तरफ है। तो संसद में बागी मंत्रियों पर हंगामा हो रहा है, लोकतंत्र का ड्रामा हो रहा है, आपस में चल रहे हैं जोरदार मतभेद, और उधर मनमोहन सिंह सोनिया जी से पूछ रहे हैं कि मैडम पगड़ी नीली बांधूं या सफेद। ये राजनीतिक व्यंग है जी। एक तरफ मिलीजुली सरकार है, गठबंधन को एक साथ रखना है, उधर मैडम को भी खुश रखना है, सारे शायद उसी पर कटाक्ष कर रहे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह की परिस्थिति को लेकर। एक हास्य कवि से मुलाकात हो गई, अब जल्दी से एक लेखक के बारे में भी जानना चाहेंगे, क्योंकि हमने सुना है, जो कि सुनकर विश्वास नहीं होता, शायद आपको भी नहीं होगा, कि अभी मुश्किल से अभी 40 की भी आपकी अवस्था नहीं हुई, उम्र नहीं हुई है, अब तक आपने 70 किताबें लिख डाली। क्या एक शेर है कि किसी की 4 दिन की जिंदगी 100 काम करती है, किसी की 100 बरस की जिंदगी से कुछ नहीं होता। क्या बात है, बहुत। विवेकानंद ने कोई बहुत लंबी उम्र नहीं पाई, 30 साल की अवस्था। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने बहुत लंबी उम्र नहीं पाई, शंकराचार्य जी ने बहुत लंबी उम्र। आप जानते हैं काम करने का एक तरीका है, एक सलीका है, और लगभग मैं 20 घंटे काम करता हूँ, आज भी करता हूँ। सफर में, यात्राओं में, हवाई जहाज में, ट्रेन में, गाड़ी में लगातार लिखता रहता हूँ। तो जल्दी से हम जानना चाहेंगे कि वो 70 किताबें किस किस विषय की हैं, लेखक डॉक्टर सुनील जोगी की। 70 किताबों में लगभग 15 किताबें मेरी बाल साहित्य पे हैं, बच्चों की हैं, राइम्स जो बच्चों के स्कूलों में पढ़ाई जाती हैं। लगभग 10 किताबें मेरी भाषा विज्ञान की हैं, जो कि विश्वविद्यालयों में रिकमेंडेड हैं, प्रस्तावित हैं। लगभग 15 से 20 किताबें मेरी कविता पर हैं, उसमें भजन भी हैं, गीत भी हैं, मुक्तक भी हैं, और हास्य व्यंग कविताओं की भी 10 किताबें हैं। लगभग 20 किताबें मेरी बायोग्राफीज की हैं, वो लाल बहादुर शास्त्री, अब अगर सुभाष चंद्र बोस, 70 के 70 की अगर हम गणना करें तो शायद वक्त नहीं मिल पाएगा, इसलिए हास्य कलाकार एक तरफ, लेखक एक तरफ, गीतकार भी हैं, उस पर भी हम जानना चाहेंगे। लेकिन उससे पहले शख्सियत एक कितनी बुलंद है, और क्या है आपके विचार अलग अलग जीवन के पहलुओं पर? फटाफट कुछ सवाल जरूर, और आप उन पर अपनी टिप्पणी कहें। जिंदगी, हौसला, कविता, जीवन मेरे लिए हंसी, हास्य, हंसी, अपने आप को खूबसूरती से जीने का तरीका, राजनीति, पॉलिटिक्स, बहुत गंदी चीज, गंदगी। इस वाक्य को कृपया आप पूरा करें। काश कि मैं जो हूं वही होता, मतलब कोई अफसोस नहीं, कोई काम नहीं। बहुत अगर आपको एक दिन के लिए जिन बना दिया जाए तो आप कौन कौन सी तमन्नाओं को पूरा करें? सबसे पहले तो इस देश की सुरक्षा की व्यवस्था करूंगा कि कोई बाहर का आतंकवादी चाहे जितना ताकतवर बम ले आए, वो हिंदुस्तान में नहीं फटना चाहिए, और दुनिया में कहीं भी आतंकवाद नहीं रहना चाहिए। और जो भ्रष्ट राजनीति के लोग हैं उन्हें हमेशा के लिए शांति उनकी आत्मा को प्रदान करूंगा। क्या बात है, बहुत खूब। एकदम आज की जो देश की आवाज है उन्हें शब्द दिया है आपने। अगर कोई चीज ऐसी हो जो कि आपको उदास करती हो? मुझे देश के हालात कि हम आज़ादी के इतने सालों बाद भी आम आदमी खुश नहीं है और सुरक्षित नहीं है, कहीं ना कहीं भीतर तक ये चीज़ तकलीफ है। और अब तक के आपके जो जिंदगी का सफर रहा है, इसमें कोई एक ऐसा पल, सबसे यादगार लम्हा जिसे आप दोबारा जीना चाहते हैं? बहुत सारे खुशियों के पल हैं, बहुत सारे जो तमन्नाएं थी कि मैं लाल किले से कविता पढ़ूं, वो मेरे लिए एक अद्भुत क्षण था। मैं पहली फिल्म में गाने लिखूं, वो गाना लिखना मेरा पहली फिल्म आई तो मुझे बहुत खुशी हुई। इस तरह की तमाम
मेरी बिटिया हुई एक, अभी तो बच्चा होने की जो खुशी होती है वो भी पल ऐसा है जो भुलाया नहीं जा सकता। बातें तो बहुत सारी करनी है, लेकिन एक जो आपने अभी भी छुआ कि इन सभी चीजों में एक बात आपकी छिपी रह गई थी, फिल्मों में आपने गीत भी लिखे हैं जी, उसकी कुछ एक आध बातें बताएं, कौन कौन सी फिल्म थी और कुछ गीत लगभग 4 फिल्में मेरी आ चुकी हैं। पहली फिल्म मेरी फन थी, फन कैन बी डेंजर समटाइम्स, आर्यन बैद की। और अभी लेटेस्ट फिल्म जो है वो आई थी थोड़ी लाइफ थोड़ा मैजिक। अच्छा, उसका जो टाइटल सॉन्ग था जयकी सराफ जी पे फिल्माया गया था, उसका वो गाना भी एक मैसेज वाला है, जिंदगी का ही गाना है। प्लीज। उसका मुखड़ा था कि थोड़ा सा गम हो, थोड़ी खुशी हो, पानी के जैसी ये जिंदगी हो, थोड़ी सी धूप हो, थोड़ी सी छाँव हो, थोड़ा सा शोरगुल, थोड़ा सा गाँव हो, थोड़ी सी छतरी, थोड़ी सी बारिश, थोड़ी सी लाइफ, थोड़ा सा मैजिक। मुझे लग रहा है आप एक गायक वाकई रह गया, वो भी कभी ट्राई करेंगे? नहीं, हो सकता है मैं कुछ एल्बम गा भी सकता हूँ, कोशिश कोई कर भरोसा सकते हैं, नहीं। लेकिन यहाँ और कुछ हौसले तमन्नाएं हैं जो जिंदगी में पूरा करना चाहते हैं आप? ऐसा मेरा मन है, राजनीति में आया तो मैं एक अच्छा राजनेता साबित क्योंकि हो अभी अभी सकता हूँ। आपने कही है बात की राजनीतिक गंदगी है। राजनीति करना गंदगी है, राजनीति विषय गंदगी नहीं। हमारी पूरी शुभकामनाएं हैं डॉक्टर जोगी कि आपकी सारी तमन्नाएं पूरी हों और राजनीति में भी आप एक अपनी पहचान जरूर छोड़ जाएं। चलते चलते अंत में एक संदेश जो आप आज के युवा के लिए देना चाहेंगे, हमारे दर्शकों के लिए देना चाहेंगे? कुछ पंक्तियां मैं पढ़ता हूं कि किसी गीता से ना कुरान से अदा होती है, किसी गीता से ना कुरान से अदा होती है, ना बादशाहों की दौलत से अता होती है, रहमतें सिर्फ बरसती हैं उन्हीं लोगों पर जिनके दामन में बुजुर्गों की दुआ होती है। बहुत खूब। और हम अपने घर की महिलाओं, मेरे घर जब बिटिया हुई तो मैंने 4 पंक्तियां बेटियों के लिए लिखी कि मेहंदी कुमकुम रोली का त्योहार नहीं होता, रक्षाबंधन के चंदन का प्यार नहीं होता, उसका आंगन एकदम सूना सूना रहता है, जिसके घर में बेटी का अवतार नहीं होता। क्या बहुत खूब, बहुत। इस देश में जब भ्रूण हत्याएं होने लगी, लोग अजनबी बालिकाओं को निरीह समझकर कोख में मारने लगे, तो मैंने एक कविता में लिख रहा हूं अभी, मैं उसके खिलाफ कुछ पढ़ना चाहता हूं और बेटियों के महत्व को बताता हूं। प्लीज। कि बेटियां भगवान का सबसे बड़ा वरदान है, बेटियां घर की पुरानी खिड़कियों को खोलती हैं, बेटियां घर में हो तो घर की दीवारें बोलती हैं, बेटियों ने घर का हरदम नाम ही रोशन किया है, वक्त पर बनकर के मीरा जहर का प्याला पिया है, हाथ में तलवार लेकर लक्ष्मी बाई बनी है, इंदिरा बनकर समूचे विश्व के आगे तनी है, मदर टेरेसा बनी करुणा का सागर हो गई हैं, जाके नासा में सितारे आसमां में बो गई हैं, ऐश बन सौंदर्य से सारे जहां को जीत लाईं, सानिया बन खेल के मैदान में भी खिलखिलाईं, सुन लता मंगेशकर सुर के समंदर डोलते हैं, मूर्ख हैं जो बेटियों को बेटों से कम तोलते हैं। बहुत खूब, ये जबरदस्त संदेश दिया है आपने, और इसी जबरदस्त संदेश के साथ कि बेटियां आपकी धरोहर हैं, उनका सम्मान करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही प्रेरणा से भरी बातें हुई, सीखने के लिए बहुत कुछ मिला होगा हमारे दर्शकों को आपके साथ बातचीत में। थैंक यू वेरी मच। तो आज की हमारी खास पेशकश में इतना ही, लेकिन जाने से पहले हम आपको एक बार फिर याद दिलाते चलें कि आपकी राय हमारे लिए काफी अहम है। अगर आप SMS करना चाहें तो अपने मैसेज बॉक्स में जाइए, लिखिए युवा स्पेस मैसेज स्पेस अपना नाम और इसे भेज दीजिए 560068। अब बताते हैं आपको अपना ईमेल आईडी, जो कि है yuadapar@pragyaTV.com, और आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं, और इसके लिए हमारा पता है युवादपार, प्रज्ञा टीवी, प्लॉट नंबर 13, सेक्टर 16A, फिल्म सिटी, नोएडा। आज हमें दीजिए इजाजत, लेकिन जाते जाते हम आपको एक बार फिर याद दिलाते चलें कि अगली पेशकश में एक बार फिर हमारे साथ होंगे एक जानदार, शानदार और दमदार युवा शख्सियत। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।